बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जावेद अमजद। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल जावेद अमजद। दुआ ज़रा केस में आज की अहम अपडेट ये है कि पहले तो वो कुछ यूट्यूबर्स को जो उनके अपनी पसंद के यूट्यूबर हैं, जिन पे वो एतमाद करते हैं, जिनमें बहुत से लोग जो है आप जानते हैं वो शामिल हैं। आज दुआ और ज़ारा ने इंटरव्यू दिया है एक न्यूज़ चैनल को, जो कि है समा टीवी न्यूज़ चैनल। उसमें दुआ ज़ारा ने अपना इंटरव्यू रिकॉर्ड करवाया और दुआ ज़ारा ने ये बताया कि अगर मुझे ज़हीर से अलहदा करने की कोशिश की गई तो मैं एक इंतहाई कदम उठा लूँगी। अब सवाल ये पैदा होता है कि इंतहाई कदम क्या है? दुआ ज़ारा ने अपने वालिद मेहदी काज़मी साहब को ये एक बतौर धमकी उसने ये बात की है और उसने अपील की है वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से, पाकिस्तानी वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से और चीफ जस्टिस से कि इस केस को नज़र षानी किया जाए और इसको बारीक मीने से संजीदगी से देखा जाए। एक माइनर जो है, जिसकी स्टेटमेंट की कोई वैल्यू नहीं, जिसने इदारों का मजाक बना दिया, वो कह रही है कि मेरे केस पे नज़र षानी की जाए और इसको संजीदगी से देखा जाए। दुआ ज़ारा ने अपने इंटरव्यू में कहा है कि मैं अगर ज़हीर से अलहदा करने की कोशिश की गई तो मैं इंतहाई कदम उठाऊंगी। इंतहाई कदम से मुराद क्या हो सकता है? आप जानते हैं कि उसने अपने घर वालों को छोड़ दिया। क्या ये इंतहाई कदम नहीं था? उसने अपने वालिदैन को छोड़ दिया और पीछे मुड़कर उनकी तरफ नहीं देखा। क्या ये इंतहाई कदम नहीं था? उसने वालिदैन की मर्जी के बगैर अपनी खुशी से एक ऐसे लड़के से शादी की जो ना तो बरसरे रोज़गार है, जिसका ना फैमिली बैकग्राउंड अच्छा है। क्या ये इंतहाई कदम नहीं था? अब पीछे इंतहाई कदम एक ही रह गया, शायद वो सुसाइड करने का कह रही है और इस बारे में मेहदी काज़मी साहब को धमका रही है। आज के इंटरव्यू में दुआ ज़ारा का ये कहना है कि मैं बालिग हूँ, मेरा निकाह जायज़ है, मुझे अदालतों में मत घसीटा जाए और मुझे अपनी ज़िंदगी को गुजारने दिया जाए। दुआ ज़ारा का जो निकाह है, अगर सिंध के हवाले से देखा जाए, वहाँ के मुतलका जो एज है चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट के तहत वहाँ देखा जाए या पंजाब में देखा जाए, तो दोनों सूरतों में उसका निकाह जायज़ नहीं है, क्योंकि वो माइनर है, उसकी स्टेटमेंट की भी कोई वैल्यू नहीं है। लेकिन वो कहती है मैं तो बालिग हूँ और मेरी जो है उम्र ज़्यादा है और मेरा निकाह जायज़ है। जब ज़हीर से बातचीत की गई तो उसने भी अपने ख्यालात का इजहार किया और दुआ से ये पूछा गया कि आपने ईद की शॉपिंग कर ली है, चूँकि ईद उल अज़हा करीब है 2 या 3 दिन में। तो दुआ ने बताया जी मुझे ज्वेलरी ले दी गई है, ज़हीर ने ले दी है, लेकिन अभी कपड़े लेने बाकी हैं। तो जहाँ तक दुआ ज़ारा की ये बात है कि मैं बालिग हूँ, अगर उसकी एज 18 साल हो तो फिर मामला कुछ और है, लेकिन वो 18 की नहीं है। 18 साल की उम्र में अगर उसके वालिदैन उसकी शादी करें अपनी मर्ज़ी से, तो वो एक अलग बात है। अगर उसके वालिदैन कम उम्री, यानी कि सिंध के कानून के मुताबिक 18 से कम उम्र में उसकी शादी करते हैं, तो उन पर जो है मुकदमा बन सकता है। इसी तरह अगर पंजाब में कोई वालिदैन 16 साल से कम उम्र बच्ची की शादी कर सकते हैं, तो उन पर जो है वो मुकदमा बन सकता है, पर्चा कट सकता है। लेकिन यहाँ पर एक लड़की जो नाबालिग है, जो माइनर है और ख़ुद को बालिग कह रही है, और जो वज़ीर आज़म से, चीफ जस्टिस से इस पे नज़र षानी की अपील कर रही है, ये बात समझ से बालातर है। इस सूरत हाल में ज़हीर पर जिनसी ज़्यादती, अगवा का मुकदमा फौरी दर्ज हो सकता है, उसको फौरी गिरफ्तार किया जा सकता है। दुआ ज़ारा का ये इंटरव्यू देने का मकसद सिर्फ अदालती कार्रवाई पर असरअंदाज करने के लिए एक अगला कदम है, इसके अलावा और कुछ भी नहीं है। वो उस फैमिली में जा बैठी है जहाँ पर उस लड़के के घर के हालात दुआ ज़ारा के बताने के हवाले से मैच नहीं करते। आपने वीडियो देखी होगी, एक छोटा सा कमरा है जिसमें एक चारपाई पर 4 औरतें बैठी हैं, वहीं पर उनके कपड़े, घर का सारा सामान एक छोटे से कमरे में मौजूद है और उसी कमरे में एक वॉशरूम मौजूद है। घर के हालात बताते हैं कि ज़हीर की इनकम जो है वो 70-80 हज़ार रुपये, 1 लाख रुपया बिल्कुल भी नहीं है। अगर उसकी इनकम है तो उससे पूछना चाहिए कि तुम ये पैसे कहाँ लगा रहे हो, लेकिन उससे इन्वेस्टिगेशन अभी तक नहीं की जा रही। अभी हम आपको एक तस्वीर दिखाएंगे। आज के इंटरव्यू में दुआ ज़ारा के चेहरे पर एक आंख के नीचे जो है, आंख के नीचे एक ब्लैक कलर का निशान नज़र आया है, जो कि इस बात की साफ गवाही दे रहा है कि उस पर तशद्दुद भी किया जा रहा है और उसको दबाव में लाकर इस किस्म के बयान जो है लाए जा रहे हैं, उसको उकसाया जा रहा है, उसको वर्गलाया जा रहा है। आंख के नीचे आप देख सकते हैं कि उसको जो है तशद्दुद के निशान पड़े हैं। जिस तरह बचपन में अक्सर बच्चे स्कूल, कॉलेज, इदारों में लड़ पड़ते हैं और हाथापाई की वजह से उनके चेहरे पे निशान पड़ जाता है और सूजन आ जाती है।
ظہیر کی والدہ، اس کے بھائی شبیر اور ان کی فیملی جو ہے اس کا بیک گراؤنڈ، اس کی ریپیوٹ سننے میں ٹھیک نہیں آ رہی۔ ریپیوٹ کے حوالے سے یہ خاندان ریزنیبل نہیں ہے۔ مجھے بے شمار لوگوں نے بتایا، میرے ذرائع کے مطابق مجھے یہ چیز معلوم ہوئی کہ بہت سی لڑکیاں جو پنجاب یونیورسٹی میں آتی ہیں ان کو ظہیر کی والدہ سپورٹ کرتی ہے، ان کو ایک جھانسا دیتی ہے اور ان کو بعد میں ورگلا کر اپنی سپورٹ کے عوض ان سے غلط کام کے لیے ان کو اکسایا جاتا ہے اور ان کو سبز باغ دکھا کر نئی راہیں کھول دی جاتی ہیں۔ آج کل کے معاشرے میں آپ کو پتہ ہے کہ بے شمار لڑکیاں، ان کو یہ معلوم ہوتا ہے یہ غلط راستہ ہے، لیکن وقتی وہ اپنے کام کو پورا کرنے کے لیے اس راستے پر چل پڑتی ہیں، چاہے ان کو اس کے بعد میں بھیانک نتائج ملیں اور ان کو معلوم بھی ہوتا ہے کہ یہ راستہ ٹھیک نہیں ہے، اس کا انجام غلط ہے، لیکن کم عقلی اور بے وقوفی کی وجہ سے اکثر لڑکیاں جو چھوٹے شہروں، قصبوں، دیہات سے آتی ہیں، میں ان کو برا نہیں کہہ رہا یا ان کو چھوٹے قصبے یا چھوٹے علاقے سے ان کی ایفیلیشن کو ظاہر کرنا میرا مقصد نہیں ہے۔ میرا مقصد یہ ہے کہ کم عمری میں اور بے وقوفی کی وجہ سے اکثر لڑکیاں جو بڑے شہروں میں جاتی ہیں اور جن کو کچھ بننا ہوتا ہے، چونکہ وہ گھر سے محنت کی نیت سے آئی ہوتی ہیں، تو ان کو ظاہر ہے نئے اور بڑے شہر میں یا لاہور جیسے شہر میں کسی سپورٹ کی ضرورت ہے تو وہاں پر وہ جا کر پھنس جاتی ہیں اور ان کو غلط راستوں پر لایا جا سکتا ہے۔ مجھے بے شمار لوگوں نے اس چیز کی تصدیق کی ہے۔ یہ باتیں میں آپ کو اپنی طرف سے نہیں بتا رہا، بلکہ یہ باتیں میں آپ کو اس بہاف پر بتا رہا ہوں جو مجھے میرے باوثوق ذرائع نے بتائی ہیں کہ ظہیر کی والدہ لڑکیوں کو، خاص طور کم عمر نوجوان لڑکیوں کو ایکسپلائٹ کرنے میں بہت عرصے سے اس کا ایک نمایاں کردار ہے۔